अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। मोशन ऑफ a charged particle in a transverse magnetic field। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें क्या कुछ होना है देखो, जैसे मान लो आपने अंदर की तरफ, सपोज इस बोर्ड के अंदर की तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, यूं। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड। मैंने अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है जिसे मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बी मैग्नेटिक फील्ड। अब जो है यहां एक पार्टिकल इसमें, अब देखो ये अंदर लेने का फायदा क्या हुआ है, मैं चाहे बोर्ड पे यूं वेलोसिटी बनाऊं तब भी वो बी के परपेंडिकुलर है, चाहे यूं बनाऊं तब भी वो बी के परपेंडिकुलर है, चाहे यूं बनाऊं तब भी वो बी के परपेंडिकुलर है। यानी कि बोर्ड के प्लेन में आप कैसे भी पार्टिकल की वेलोसिटी बनाएंगे वो जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही रहेगी। सपोज ये कोई पार्टिकल है, ये इधर जा रहा है विद वेलोसिटी v, इसका चार्ज है q और मास है m। कुछ नहीं दिया तो मैं चार्ज को पॉजिटिव मान सकता हूं, कुछ नहीं बताया तो चार्ज को पॉजिटिव मान सकता हूं। तो आप अपने तरीके से बताओ कि इस पे फोर्स किधर लगेगा, लोरेंट्ज फोर्स, मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स, राइट हैंड थंब रूल का यूज करके किधर लगेगा बताएं। क्या आप अनम्यूट नहीं हो सकते हैं क्या? इनको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। सर हो सकता है। तो फिर बताओ आप, जो मैं पूछ रहा हूं इस पे फोर्स किधर लगेगा, क्यू वी क्रॉस बी से। वी किधर है, ऊपर, बी किधर है, अंदर, वी ऊपर बी अंदर, तो राइट हैंड का यूज यूं करेंगे ना वी क्रॉस बी में, समझ रहे हो, समझ आया? यस सर। तो वी क्रॉस बी इधर आया और चार्ज पॉजिटिव है, वी क्रॉस बी इधर आया और चार्ज भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, पहली बात क्या डायरेक्शन समझ आ गई है। दूसरी बात, ये फोर्स लगेगा Q इंटू बी, और बी के बीच का एंगल है 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो जो ये फोर्स लगेगा, ये जो भी ये फोर्स लगेगा, इसकी वैल्यू रहेगी Q इंटू बी, ये आपके फोर्स की वैल्यू रहेगी QVB। अच्छा, फोर्स इधर लगेगा और ये फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा। इस कारण से क्या होगा कि इसका जो पाथ है ना वो एक सर्कुलर हो जाएगा इस तरह का। ये पार्टिकल एक सर्कल में घूमेगा, क्योंकि ये कहीं जाए स्पीड चेंज होनी नहीं, स्पीड तो चेंज होनी नहीं, हमने कल पढ़ लिया, याद है पॉइंट की स्पीड चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, तो जो फोर्स होगा वो इधर हो जाएगा, फिर बाद में स्पीड यूं ही रहेगी, v क्रॉस बी करोगे फोर्स होगा इधर हो जाएगा, जहां भी ये सारे फोर्सेस जाके मिल रहे होंगे वो पॉइंट सर्कल का क्या कहलाएगा, सेंटर। तो बताओ समझ आया कि अगर परपेंडिकुलर एंट्री है, v और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो पाथ सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, पार्टिकल का जो पाथ है दैट विल बी सर्कुलर मोशन with uniform speed, that will be a uniform circular motion। इसी को बोल देते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता है, लेकिन ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है।
यूनिफॉर्म मोशन इसलिए नहीं है कि बार बार वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, परंतु सर्कुलर मोशन की कैटेगरी का ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्या यहां तक की बात क्लियर हुई है कि नहीं बताओ? ये मोशन, ये पाथ कैसा बना? यस सर। ठीक है। अब इस सर्कल में हम एक तो निकालेंगे इसका रेडियस क्या होगा, और एक जहां से चला है वापस वहीं आएगा तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट करने में इसको कितना समय लगेगा। तो दो बातें हम यहाँ निकालना चाहेंगे, एक तो रेडियस और एक टाइम पीरियड, दो चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे होंगे। सबसे पहली बात, रेडियस कैसे निकालें? देखो, आप जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ सर्कल में घूमती है, तो टुवार्ड्स द सेंटर उसमें हर समय एक एक्सेलरेशन रहती है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और जिसका फॉर्मूला कभी पढ़ा होगा हमने 9th क्लास में, v²/r। बताओ, ध्यान है ये? नाइन्थ में आया है ना ये सर्कुलर मोशन, ठीक है। जब कोई चीज सर्कल में घूमती है तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है v²/r, और सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है F, जो है qvb। तो अब मैं क्या करूं, मैं न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊं अलोंग सेंट्रीपिटल डायरेक्शन, अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ सेकंड अलोंग सेंट्रीपिटल डायरेक्शन के अलोंग में न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊंगा। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल डायरेक्शन के अलोंग, तो बताइए क्या क्या इक्वेशन बनेगी? नेट फोर्स कितना है टुवार्ड्स द सेंटर? नेट फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना लग रहा है? ये रहा Q इंटू V इंटू B बराबर मास इंटू, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है v²/r। बताओ, न्यूटन सेकंड लॉ लगाना आ गया? ठीक है। एक V से एक V गया, और यहां से R कितना आ गया? mv/qb। मेरा पहला फॉर्मूला जो हमारे काम का रहेगा कि जब भी किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई पार्टिकल, ये B यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम है, जब भी किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई पार्टिकल अगर सर्कल में घूमेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, तो जो उसका रेडियस होगा उसका फॉर्मूला है mv/qb। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, P क्या होता है? P क्या होता है? मोमेंटम। हाँ, लीनियर मोमेंटम। mv को आप लीनियर मोमेंटम भी लिख सकते हैं। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, √2m where k stands for kinetic energy divided by qb, 2 into m into k। देखो, अगर आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पुट करें ½ तो हाफ से 2 कटेगा, mv² से m मल्टीप्लाई होगा तो m²v², और m²v² का √mv आ जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूले रेडियस को ही रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आया? यस सर। ठीक है। जब भी परपेंडिकुलर मतलब v और b के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो जो सर्कुलर पाथ होगा पार्टिकल का, पाथ तो सर्कुलर मोशन ही होगा उसमें, लेकिन जो रेडियस उसका होगा, उसके 3 फॉर्मूले हमने यहाँ देख लिए। अब दूसरी बात आती है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। इसका टाइम पीरियड क्या होगा। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, t, अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो t कितना होगा? तो देखो, क्योंकि वो यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, जब यूनिफॉर्म स्पीड से कोई चीज, हाँ जी बोलो सर। यहाँ पे F = F.A के बाद क्या लिखा हुआ है? C फॉर सेंट्रीपिटल, AC है ना, ये AC सेंट्रीपिटल डायरेक्शन, A के नीचे C लिखा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है। अब आप ये बताओ, क्या दिख रहा है कि नहीं? विजिबल है स्क्रीन? दिख रहा है सर। नहीं, मतलब क्लियरली दिख रहा है ना, क्योंकि यार मेरे पास बोर्ड छोटा है इस रूम में,
इस रूम में बोर्ड छोटा है, कल जो शाम को रिकॉर्डिंग दी गई थी वो दूसरे रूम की है, वो तो एक क्लासरूम है, उसमें बोर्ड बड़ा है, तो यहाँ मुझे छोटा ही लिखना पड़ेगा। लेकिन उसमें और इसमें फिर उसमें प्रॉब्लम यह है कि वो हॉल है, तो आवाज़ हॉल में आवाज़ गूंजती है, यहाँ पे आवाज़ शायद क्लियर आती थोड़ी। ठीक है, तो देखो अब रेडियस तक का फॉर्मूला आ गया समझ, कैसे निकाला है। अब मैं चल रहा हूँ टाइम पीरियड पे, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ स्पीड अगर कांस्टेंट होगी तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, ऐसा केवल इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक पूरा चक्कर होगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ? 2 पाई आर। एक पूरे चक्कर में डिस्टेंस होगा 2 पाई आर। स्पीड है v, वो चेंज नहीं हो रही, और टाइम पीरियड मैंने कहा t, तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई आर अपॉन v। तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई आर का फॉर्मूला मैं लगा दूं। आर क्या है? आर ये रहा एम बी अपॉन क्यू बी। तो ये आर की जगह आपने रखा एम बी अपॉन क्यू बी, और एक नीचे है वी। वी से भी कट गया, तो मेरे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। एक और एक्सप्रेशन मेरे पास आ चुका है टाइम पीरियड 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। नोट कीजिए इसे भी कि टाइम पीरियड ये होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। हाँ जी भाई, क्लियर है ना अब? यस सर। ठीक है, अब यहीं से एक और टर्म चलेगी। देखो रेडियस हो गया, रेडियस निकाल लिया, टाइम पीरियड निकाल लिया। अगली टर्म है फ्रीक्वेंसी, रिवॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी, जिसका कि सिंबल हुआ करता है न्यू। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, टी टाइम में कितने रिवॉल्यूशन पूरे हो रहे हैं? टी टाइम में कितने रिवॉल्यूशन पूरे हो रहे हैं? 1। एक। तो टी टाइम में अगर एक रिवॉल्यूशन पूरा हो रहा है तो यूनिट टाइम में कितने रिवॉल्यूशन पूरे होंगे? 1/t। और यूनिट टाइम में पूरे होने वाले रिवॉल्यूशन को ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी, और ये 9th में आता है भाई ये फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। पढ़ा होता है ना आपने? यस सर। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया QB अपॉन 2 पाई m। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला आ गया QB अपॉन 2 पाई m। ठीक है, एक और टर्म कभी पढ़ी हो 9th क्लास में ही मोशन में, वो होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको कि सिंबल देते हैं ओमेगा। मैं अभी बोर्ड मिटा नहीं रहा हूं, मैं एक बार ये सारी चीजें इकट्ठी हो रही है फिर इनको रिवाइज करेंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको हम सिंबल दिया करते हैं ओमेगा। तो देखो ओमेगा का क्या मतलब है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है। ओमेगा का फॉर्मूला हुआ करता है 2 पाई अपॉन टी या 2 पाई इंटू न्यू। ये भी टर्म पढ़ रखी होगी आपने, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यस सर। ठीक है, तो 2 पाई इंटू न्यू करोगे तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, और ओमेगा आपका आएगा क्यू बी अपॉन एम। ये आपका आ गया ओमेगा क्यू बी अपॉन एम। समझ आया? ठीक है, तो देखो मेरे पास कितने फॉर्मूले इकट्ठे हो गए, मैं एक बार देखूं तो रेडियस के 3 फॉर्मूले, एक टाइम पीरियड का, एक फ्रीक्वेंसी का, और एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। आप एक बार इनको नोट कर लीजिए ढंग से। कर लिए कि नहीं किए? अभी कर लिए ठीक है। कर लिए सर। नहीं किया तो मैं रुक रहा हूँ 2 मिनट, आप नोट कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए, फिर इनका मतलब समझते हैं कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे।
हाँ जी, हो गया होगा नोट? चलें क्या, आगे बढ़े? ठीक है। अब देखो, एक खास बात टाइम पीरियड में ये आ रही है, क्या ये स्पीड पे डिपेंड करेगा कि नहीं, बताओ। टाइम पीरियड का फॉर्मूला देख के बताओ, क्या ये पार्टिकल की स्पीड पे डिपेंड करेगा कि नहीं? नो सर, नहीं कर रहा। 2 पाई एक कांस्टेंट है, m पार्टिकल का मास है, q उसका चार्ज, और b जो आपने मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब आप कितनी तेज भाग लो, आपका चक्कर उतनी देर में पूरा होगा। क्या ये पॉइंट वैसे समझ आता है हमें? मतलब यार ये क्या चक्कर है, मैं तेज भागूं जब भी मैं उतनी देर में अपना राउंड पूरा कर रहा हूं, धीरे भाग रहा हूं तब भी उतनी, फिर स्पीड का मतलब क्या है? कुछ कंफ्यूजन नजर आ रहा है क्या यहाँ? यस सर। मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं तेज भी भाग रहा हूं जब भी मुझे 1 घंटा लग रहा है, धीरे भाग रहा हूं तब भी मुझे 1 घंटा लग रहा है? फॉर्मूला तो हमें यही सजेस्ट कर रहा है कि टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है v से। बताओ इस पॉइंट को, इस पैराडॉक्स को आप एक्सप्लेन कीजिए कि क्या है। बताइए भाई, ये पॉइंट बताइए। मेरा सवाल तो समझ आ गया ना आपको, क्या मैंने पूछा है? ठीक है, तो अब इसे क्लियर करने की कोशिश कीजिए कि ये क्यों है ऐसा, मतलब इसकी क्या एक्सप्लेनेशन होगी। बताओ, कुछ समझ आ रहा है? मैं बताता हूँ, सुनिए। पहली बात तो अपने बुक में, नोटबुक में लिख लो, टी न्यू एंड ओमेगा। टी न्यू एंड ओमेगा आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ द मूविंग पार्टिकल। टी न्यू एंड ओमेगा आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ द मूविंग पार्टिकल। ये जो कुछ 2-3 चीजें हैं, ये स्पीड ऑफ द मूविंग पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करेंगी, टी न्यू और ओमेगा। ये तो दिख ही रहा है, इनके फॉर्मूलों से दिख रहा है, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं आगे, उसमें एक और लिख दो, बट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। बट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। टी न्यू और ओमेगा तो डिपेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी स्पीड के। लिख लिया? यस सर। अब देखो, आप स्पीड ज्यादा करोगे तो रेडियस बढ़ जाएगा, ठीक है। स्पीड ज्यादा करोगे तो रेडियस बढ़ जाएगा, तो चक्कर बड़ा हो जाएगा। तो आप ज्यादा स्पीड से भाग रहे हो लेकिन एक बड़ा राउंड लगा के आ रहे हो, तो टाइम तो सेम हो सकता है ना। समझ आया? एक छोटे चक्कर में आप धीरे भाग रहे हो, बड़े चक्कर में आप तेज भाग रहे हो, तो हो सकता है दोनों में टाइम बराबर लगे। तो यही हो रहा है यहाँ पे। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब देखो, अब इन फॉर्मूलों का कंपैरिजन कैसे क्वेश्चंस में यूज किया जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे। मिटा दो इसको। हो गया सारा नोट? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। कुछ कंपैरिजन के लिए मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि कुछ पार्टिकल्स के मास और चार्ज आपको कंपैरेटिवली याद होने चाहिए। जैसे मैं एक लूँ प्रोटॉन,
प्रोटॉन, देखिए एक मैंने लिया प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है आपको पता होगा 1H1 का न्यूक्लियस प्रोटॉन होता है। एक मैंने लिया ड्यूट्रॉन, 1H2 का न्यूक्लियस ड्यूट्रॉन होता है। एक मैंने लिया ट्रिटोन, 1H3 का न्यूक्लियस ट्रिट, या आइसोटोप्स हैं, ये वर्ड्स आ चुके हैं केमिस्ट्री में, यस है ना। यस। फिर ड्यूटेरियम क्या होता है और ट्रिटियम क्या होता है, बताओ। इनका जो एटम होता है वो होते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, और इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और ट्रिटॉन। समझ आ गया। पूरा अगर एटम, पूरा एटम लेते हैं तो ये प्रोटियम होता है, ये ड्यूट्रियम होता है और ये ट्रिटियम होता है, और इनके केवल न्यूक्लियस देखते हैं तो प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और ट्रिटॉन। ठीक है। एक पार्टिकल में लूं, जैसे एक और कॉमन सा पार्टिकल जो अक्सर यूज हो जाता है, दैट इज अल्फा पार्टिकल, दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम 2-4। हीलियम 2-4 के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। और एक और मैं ले लेता हूं, लिथियम का न्यूक्लियस, लिथियम 3 पॉजिटिव, लिथियम 3 पॉजिटिव, शायद वो बन गया, न्यूक्लियस ही बन गया। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना लिथियम में, कितने होते हैं बताओ, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 ही होते होंगे, तो तीनों मैंने निकाल दिया उसका न्यूक्लियस। हाँ ठीक है। अब देखो सवालों में जैसे ये यूज करने आ जाए कि इनका कंपैरिजन दे रखा है, किसका रेडियस बड़ा होगा, किसका छोटा होगा, क्या रेशियो होगा, तो उसके लिए ना हमें इन चीजों के चार्ज और मास ठीक ठाक तरीके से याद होने चाहिए। पहले मैं बात करूं चार्ज की, और उसके बाद मैं बात करूंगा इनके मास की। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? ई होता है। ये आइसोटोप्स हैं, इन सब में एक एक प्रोटॉन ही है, तो तीनों का चार्ज कितना है? ई। चार्ज वो होता है जो नंबर नीचे लिखा रहता है ना, वो चार्ज होता है। जैसे लिथियम का जो नंबर होता है, लिथियम का जो नंबर होता है दैट इज 3 एंड आई थिंक 7, और आपने इसको 3 पॉजिटिव बना दिया है, ये है। तो हीलियम 2 पॉजिटिव में भी यहां मैं 2 पॉजिटिव ले रहा हूं, मतलब इसका न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के, तो इसमें केवल 2 प्रोटॉन बचे, तो इसका जो चार्ज होगा दैट इज 2e, और इसका जो चार्ज होगा दैट इज 3e, ये जो यहाँ 3 प्लस है। बताओ चार्ज लिखने आ गए? ठीक है। यस। मास की मैं बात करूं, ये ऊपर वाला जो नंबर है ना, ऊपर वाला नंबर ये मास नंबर होता है, तो एक मास नंबर का मतलब होता है 1 एमयू मास। तो इसका मास है 1 एमयू, 1 यू, इसका मास है 2 यू, इसका मास है 3 यू, इसका मास है 4 यू, और इसका मास है 7 यू। फिर यू स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। यू से मुझे कोई मतलब नहीं, वो मुझे केवल रेशियो देखना है, रेशियो। जैसे मैं आपको बताऊं, सपोज यूं सवाल आ जाए, इससे आगे मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, यहां से 2 पार्टिकल्स ने एंट्री ली, यहां से 2 पार्टिकल्स ने एंट्री ली, एक तो प्रोटॉन ने और एक उसके पीछे पीछे आ रहा है अल्फा पार्टिकल। एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल दिख रहा है ना नीचे, विजिबल है? यस सर। और दोनों की स्पीड है v, और दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड है b। तो आपको निकालना है रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। रेडियस का फॉर्मूला सोचिए, ये रिलेशन सोचिए क्या है, और आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कीजिए भैया 2 मिनट में सोल्व।
बताओ हुआ? यस सर। देखो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी बाई क्यू बी। अब v तो दोनों का सेम दिया है सवाल में, v दोनों का सेम दिया है, b जो है वो भी दोनों के लिए सेम है। तो इसका मतलब अगर मैं निकालूं r प्रोटॉन अपॉन r अल्फा, m तो ऊपर है 1/2। देखते हैं, तो ये बनेगा मास प्रोटॉन अपॉन मास अल्फा, और q नीचे है तो q उल्टा हो जाएगा, q अल्फा अपॉन q प्रोटॉन। एक बार बताओ क्या ये समझ आया? यस सर। हाँ भाई, बाकी सभी बच्चे ये क्लियर हुआ क्या इससे ये मैंने कैसे लिखा है? ठीक है। अब बता दो। एम पी अपॉन एम अल्फा कितना आ रहा है इस टेबल से? 1u/4u। तो 1/4 आ गया, यू तो कट जाएगा। और क्यू अल्फा अपॉन क्यू पी कितना आ रहा है? 2/1। 2/1। तो अल्टीमेटली ये रेशियो कितना आ गया? 1/2। 1/2। आप बताओ कि ये टेबल समझ आ गई कैसे यूज करनी है हमें? यस सर। एक और सवाल दूं, करके दिखाओगे? यस सर। ठीक है। अगले सवाल में ये हो गया नोट नीचे वाला? यस सर। यस सर। मुझे ये और बताओ, जैसे ही एंट्री लेंगे ये दोनों पार्टिकल क्लॉकवाइज घूमेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज, ये और बताओ इस सवाल में। क्लॉकवाइज। देखते हैं, V आगे है B अंदर है, V आगे है B अंदर है, तो V क्रॉस B किधर आया? ऊपर। समझ रहे हो? समझ रहे हो? V क्रॉस B ऊपर आया। यस सर। और चार्ज पॉजिटिव है दोनों पे ही, तो V क्रॉस B ऊपर है और चार्ज पॉजिटिव है, तो इन पे जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। तो फोर्स अगर ऊपर लगेगा तो दोनों के दोनों पार्टिकल ऊपर टर्न होंगे, ऊपर यूं। तो बताओ भाई ये क्लॉकवाइज टर्न है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। दोनों जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, दोनों के दोनों पार्टिकल्स एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, ऊपर की तरफ घूम रहे होंगे। ठीक है? यस सर। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। टेबल में मिटा दूं अगर आपने लिख ली है तो? यस सर। ठीक है। इसके बाद देखो, जैसे मान लो सवाल यह है कि अगेन ये एक अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और यहां से मैंने कुछ पार्टिकल्स को एंट्री दी है, एक यूं मुड़ गया, एक थोड़ा बढ़ा गया, एक सीधा ही चलता रहा, और एक छोटे से टर्न में इधर आ गया। These are the particles named 1, 2, 3 and 4। चारों को यहां से एंट्री दी गई है, चारों पार्टिकल्स को यहां से एंट्री दी गई है, सेम स्पीड v के साथ, सेम स्पीड v के साथ एंट्री दी गई है। और जो चार पार्टिकल्स बोले गए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ये चार पार्टिकल हैं।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। आइडेंटिफाई द पार्टिकल्स, ये आपका सवाल है। 1 2 3 4 करके इनसे रिलेट करना है कि कौन सा क्या है। आइडेंटिफाई द पार्टिकल्स। कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिसपे फोर्स ही नहीं लगा? न्यूट्रॉन। इनमें कौन सा न्यूट्रल है? न्यूट्रॉन है। तो इन चारों में देख के बताओ, 1 2 3 4 में कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिसपे फोर्स ही नहीं लगा? थर्ड। तो आपने एक चीज आइडेंटिफाई कर ली यस। कि नंबर 3 जो है वो कौन है? यस। न्यूट्रॉन। ठीक है। अब देखो V क्रॉस B किधर आ रहा है? V क्रॉस B बताओ, V क्रॉस B किधर आया? ऊपर। कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिसमें V क्रॉस B से अपोजिट फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है। जिस पे चार्ज नेगेटिव होता है उस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाती है? अपोजिट। ध्यान है ना? है ना? तो अब इनमें बताओ, इनमें कौन सा है जो अपोजिट मुड़ा है? फोर्थ। तो नंबर 4 आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। ढूंढने आ गए कैसे देखने? यस सर। अब 2 ऐसे हैं पॉजिटिव चार्ज। अब उसमें भी 1 और 2 में बताओ किसका रेडियस छोटा है और किसका रेडियस बड़ा है? इधर से प्रोटॉन का छोटा, अल्फा का बड़ा। आपने अभी पीछे एक सवाल किया था, अभी पिछला ही सवाल, उसमें कहा था कि सेम स्पीड से एक प्रोटॉन गया, एक अल्फा पार्टिकल गया, तो R प्रोटॉन अपॉन R अल्फा कितना निकल के आया था? 1/2। यस सर। यानी कि R प्रोटॉन छोटा है और R अल्फा उससे दुगना है। तो इसमें देखो कौन सा दुगना है? बड़ा रेडियस कौन सा है? 1 का 2 का? 2 का बड़ा है। 2 का बड़ा है, तो जो 2 है वो आपका कौन है? अल्फा पार्टिकल। और जो 1 है वो कौन है? प्रोटॉन। समझ आ रहे हैं ना ये क्वेश्चन किस तरह से हम आइडेंटिफिकेशन ले रहे हैं? यस सर। चलें अगले सवाल पे। यस सर। आप ही करोगे तभी तो ये चीजें समझ आएंगी कुछ। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो जैसे मान लो, अब फिर से एक सवाल इसी तरह का। इस बार मैं डॉट ले लेता हूं। डॉट मतलब, अभी डॉट का क्या मतलब है? आउटवर्ड। डॉट का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है। ये आपको दिया गया है और यहां से एंट्री हो रही है। अच्छा, इस लाइन के परपेंडिकुलर एंट्री होना कोई जरूरी नहीं है। कैसे ही आप एंटर करो, फील्ड के परपेंडिकुलर ही होगी वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी तो बोर्ड के प्लेन में है और फील्ड बोर्ड के प्लेन से बाहर है। आप टेढ़ी मेढ़ी एंट्री भी दोगे तब भी वेलोसिटी बोर्ड के प्लेन में होगी। वेलोसिटी बोर्ड के प्लेन में, फील्ड बाहर है, तो ये एंगल 90 डिग्री रहेगा, तो पाथ सर्कुलर ही रहना है। अब सपोज यहां से आपको बोला गया है एक प्रोटॉन आ रहा है, एक न्यूट्रॉन आ रहा है और एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है। एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल, और तीनों की तीनों एंटर कर रहे हैं सेम मोमेंटम के साथ। फाइंड R प्रोटॉन रेशियो R न्यूट्रॉन रेशियो R अल्फा। ये हमारा सवाल है। इस बार स्पीड सेम नहीं है, इस बार मोमेंटम सेम है। फर्स्ट पार्ट तो ये है। सेकंड पार्ट, फाइंड ना केवल
रेडियस बल्कि टाइम पीरियड का भी रेशियो, टी प्रोटॉन, टी न्यूट्रॉन एंड टी अल्फा। ये दो पार्ट आपने बना दिए। करो जी इनको सोल्व। इस बार रेडियस का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? P/Q। हाँ, P बाई क्यू इंटू बी। अच्छा, P भी सेम है और B जो है वो भी सेम है, तो R जो बनेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बना केवल किसके? Q के। तो देखो ये रेशियो क्या बना, ये रेशियो क्या है? 1 अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, 1 अपॉन चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन एंड 1 अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा। 1/q पे डिपेंड कर रहा है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना, अपनी टेबल से देख लो आप। 1 1 2 E। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन E एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन ना अल्फा पार्टिकल 2e। क्या ये फर्स्ट पार्ट देखना आया यहाँ तक? ठीक है। अब रेशियो को अगर अच्छे से लिखना हो ना, तो जो नीचे जो बन रहा है ना, इनके एलसीएम से आप मल्टीप्लाई कर दिया करो, क्योंकि रेशियो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उससे रेशियो बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि वो एक किसी में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो कभी वो नंबर बिगड़ता नहीं है। इन तीनों का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2e आ रहा है, 2e। तो 2e से आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2e से आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। पहले को 2e से मल्टीप्लाई किया तो 2, दूसरे को 2e से मल्टीप्लाई किया तो 2, और तीसरे को 2e से मल्टीप्लाई किया तो 1। तो आपका रेशियो कितना आ गया? 2:2:1। समझ आया फर्स्ट पार्ट? सेकंड पार्ट बताओ। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2πm/qb। 2π एक कांस्टेंट है, b सबके लिए सेम है, यानी कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू m/q। उसमें तो इस बात का लेना देना ही नहीं है कि स्पीड सेम है कि मोमेंटम सेम है, ना, कोई मतलब ही नहीं है इस चीज का। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू m/q। तो अगर आप m/q करोगे, तो m/q प्रोटॉन के लिए बताओ, प्रोटॉन का m कितना? 1u, u तो हटाओ, u तो कार्टेशियन है, और e। न्यूट्रॉन का m कितना? 2u। हाँ, u कट जाना है, वो डिवाइड बाई e। और अल्फा पार्टिकल का m कितना? 4u। और q कितना? 2e। तो ये 2 तो यहीं कट गया, और ये तो सारे e है नीचे, एलसीएम e आ गया। आप e से मल्टीप्लाई करोगे, तो फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 2 एंड थर्ड नंबर 2। तो ये रेशियो कितना आया? 1:2:2। अब बताओ कुछ आइडिया लग रहा है कि नहीं, कैसे होने हैं सवाल? यस सर। चलो तो एक और सेकंड पार्ट दोबारा बता दो। क्या ये वाला पार्ट? यस सर। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm/qb, है ना, ये आज पढ़ा था हमने। अब 2π/b तो कांस्टेंट है,
2 पाई बाई बी जो है वो तो कांस्टेंट ही है, 2 पाई एक नंबर है, बी सबके लिए सेम है, तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल आ गया m बाई क्यू के। m बाई क्यू लिखना है सबका, तो प्रोटॉन का m बाई क्यू, प्रोटॉन का m बाई क्यू कितना, मास तो 1u है और चार्ज e है। ड्यूट्रॉन का m बाई क्यू 2u अपॉन e, अल्फा पार्टिकल का m बाई क्यू 4u अपॉन 2e, आपकी टेबल से अगर आप देखो तो, ठीक है। और ये 1 से 2 गया, 2 बाई e हुआ, ठीक है, तो यही कट गया। और अब एलसीएम इन तीनों का e आ रहा है, तो मैंने e से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1:2:2 बन गया, ये हमारा आंसर है। बताइए समझ आ रहा है क्या? यस सर। अगला सवाल, मतलब आज हम कर क्या रहे हैं, क्वेश्चंस ले लेके और यही चीजें देख रहे हैं कि आप कितना कर पाते हो कितना नहीं। अगला सवाल चले नेक्स्ट पे। यस सर। ठीक है। अरे ये तो बताओ समझ कितना आ रहा है? हाँ जी, आप क्योंकि मेरे सामने वैसे तो हो नहीं, तो इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ, समझ कितना आ रहा है ये बताओ। कल की क्लास हुई, आज की क्लास है सर, पूरा समझ में। पूरा मतलब 100%? यस सर। 100% तो यार आप वहाँ ऑफलाइन क्लास में भी नहीं समझते थे, अपने पड़ोसी से बात जारी, कभी कुछ कभी कुछ। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है ना। ठीक है ठीक है। अब देखो अगला सवाल, मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है बाहर की तरफ, डॉट 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 मैंने दिखाए, बी यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और बी यूनिफॉर्म है, इस तरह से। अब यहां से दो पार्टिकल्स की एंट्री हो रही है, एक है अल्फा पार्टिकल और एक है ड्यूट्रॉन, एक अल्फा पार्टिकल और एक ड्यूट्रॉन। और ये कहा गया है कि सेम काइनेटिक एनर्जी है, सेम काइनेटिक एनर्जी। फाइंड रेशियो जो ड्यूट्रॉन के सर्कल का बनेगा, रेडियस उसका और रेडियस अल्फा पार्टिकल का, ये निकालना है। कीजिए आप इसका आंसर निकालिए, कोशिश कीजिए क्या होता है। ठीक है देविंदर, हाँ हाँ दे देगा, ठीक है ठीक है, चलो दे दूँगा, ठीक ठीक है। हाँ जी बताओ, हुआ 1:1। देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में हमने आज फॉर्मूला पढ़ा था, √2mk/क्यूबी। के सबके लिए सेम, बी सबके लिए सेम, 2 सबके लिए सेम, तो R इज प्रोपोर्शनल टू √m/क्यू। इतना आ गया समझ? यस सर। तो रेडियस ड्यूट्रॉन अपॉन रेडियस अल्फा। ड्यूट्रॉन का मास बताओ कितना है? 2u होगा आपकी टेबल में। यस सर। ड्यूट्रॉन का चार्ज कितना है? E। प्रोटॉन का मास कितना है ना? अल्फा 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 का 4u और उसका चार्ज 2e।
2e। तो थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो √2/e और ये बन गया 2/2e। 2 आएगा, 2 से 2 कटेगा, यस ये आया √2/e इज टू 1/e। एलसीएम नीचे वालों का e है, e से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा √2 इज टू 1। तो आप मुझे ये बताओ, मैंने ये जो आज जो फॉर्मूले सिखाए इनको यूज कैसे करना है क्वेश्चंस में, वो आपको सिखाया है। तो हमें एक दो बातें समझ आ गई कि अगर वेलोसिटी और बी परपेंडिकुलर होंगे तो पाथ रहेगा सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। रेडियस का फॉर्मूला हमने पढ़ा mv/qb, p/qb √2mk/qb। टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा 2πm/qb। फ्रीक्वेंसी पढ़ी qb/2πm और ओमेगा पढ़ी एंगुलर फ्रीक्वेंसी qb/m। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्पीड पे डिपेंड नहीं करती हैं, लेकिन रेडियस डिपेंड करता है स्पीड पे भी, मोमेंटम पे भी, काइनेटिक एनर्जी पर। इस पे हमने 5-6 सवाल ले लिए हैं। आप बताओ क्या ये पॉइंट यहां तक समझ आ गया है कि नहीं? यस सर। ठीक है, आपके पास जो भी बुकलेट हो घर पे, रेजोनेंस वाली हो, विस्तार हो या कुछ भी हो, अगर इनसे रिलेटेड वहां सवाल हो तो एक बार अपने ट्राई करना है ना। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे कल मिलते हैं। थैंक यू।